अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोलियम गाड़ियों और सनती खाम माल की खरीदारी में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल माली साल 2025 के पहले 10 माह में 13.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। अब हम LNG की इंपोर्ट को देखते हैं तो उसमें बड़ी कमी आई है, लेकिन हम रॉ ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई दरामदात ने इस बिल को ऊपर रखा है। अब जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके मुताबिक जुलाई से अप्रैल खाम तेल की दरामदात में 24% इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 5.64 अरब डॉलर रही। अब गुज़िश्ता साल ये वॉल्यूम 4.5 अरब डॉलर के अराउंड था। इससे जाहिर होता है कि लोकल रिफाइनरी सेक्टर ने ज़्यादा खाम तेल खरीदा है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट भी 3% बढ़कर 5 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है। LNG इंपोर्ट में सबसे नुमाया कमी देखी गई है, ये 35% कम हुई है और 1.8 अरब डॉलर ये रह गई हैं। अब इस कमी से अंदाज़ा होता है कि हुकूमत ने महंगी गैस इंपोर्ट महदूद करने की कोशिश की है। LPG की जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 887 मिलियन डॉलर पर मुस्तहकम रही है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा सामने आया। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हुआ और दुनिया में इस वक्त जंग की सूरत हाल चल रही है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान ने एक माह में 68% बढ़कर 2.27 अरब डॉलर तक अपनी इंपोर्ट्स को पहुँचा दिया है। मार्च के मुकाबले में भी ये 87% ज़्यादा है। अब अप्रैल में जो रॉ ऑयल है उसकी इंपोर्ट 120% बढ़ी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट में 97% का इजाफा हुआ है। अभी सूरत हाल जाहिर करती है कि या तो ज़खायर बढ़ गए या शायद आलमी कीमतों और तलब में इजाफा हुआ है। वॉल्यूम के लिहाज से भी ये इंपोर्ट्स में इजाफा है। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखते हैं तो लोगों को 400 रुपये से ज़ायद पर लीटर इस वक्त पेट्रोल दस्तियाब है। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। इसके बावजूद हमने इतना ज़्यादा पेट्रोल क्यों इंपोर्ट किया है इतनी बढ़ी हुई कीमतों पर, इस पर हम बात करेंगे। शंकर तलरेजा साहब हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। शंकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। बाइंग पावर तो लोगों की इतनी नहीं बढ़ी है। ये 1900 डॉलर के अराउंड हमारी पर कैपिटा इनकम है। ये कैसे 400 रुपये लीटर से ज़्यादा के पेट्रोल को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंपोर्ट हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है? थैंक यू सो मच। आई थिंक देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप बात कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, जिसमें क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं, हमने नो डाउट हमने सबसे ज़्यादा मंगवाए हैं। अगर हम सेंट्रल बैंक के डेटा की बात करें, जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है वो हिस्ट्री की हाईएस्ट इंपोर्ट है किसी भी महीने की। और जो पेट्रोलियम ओवरऑल इंपोर्ट है, इवन के LNG के नंबर उसमें ज़ीरो हैं, फिर भी जो है सिक्स्थ लार्जेस्ट जो है हमने ऑयल इंपोर्ट बिल जो है सेंट्रल बैंक के डेटा के हिसाब से पोस्ट किया है। लेकिन देखें, जो जब हम कंजप्शन की बात करते हैं ना, तो वो डिफरेंट डेटा सेट है। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि पेट्रोल की सेल्स कितनी गिरी, डीजल की कितनी गिरी। तो वो अगर मैं आपको अप्रैल के नंबर बताऊं तो जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो 11% से कम हुए हैं फर्नेस ऑयल को हटा के। और अगर स्पेशली मैं बात करूं डीजल 12% से डाउन हुआ है, पेट्रोल 7% से कंजप्शन डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखें, एक जनरल सेंटीमेंट सा होता है पाकिस्तान में कि हमारे पास ज़खायर जो है वो 1 महीने के होते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की या रिफाइनरीज की, आप कह सकते हो, कि जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज था, तो जितना हो सकता था मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने G2G लेवल पे या कंपनीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ज़्यादा मटेरियल मंगवा लिया है। बट मेरा ख्याल है कि इसका ये मतलब नहीं है, हम जब क्वांटिटी इंपोर्ट की बात करते हैं, नो डाउट वो ज़्यादा है। इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया, एक्चुअल कंजप्शन कम हुई है। सो ये हमारे रिजर्व में ऐड हो गया है। आगे चल के हो सकता है कि हमें क्वांटिटी इतनी इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि जो डिमांड है वो डिक्लाइनिंग फेज में है। जैसे आपने कहा, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम ऑन ग्राउंड भी देख रहे हैं कि ओवरऑल डिमांड पे कमी आई है। अप्रैल के नंबर 11% से डाउन है कंजप्शन के। तो शंकर साहब, इसका मतलब हमने अभी हायर प्राइस है पेट्रोल रॉ ऑयल की, हमने हायर प्राइस पे उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर आगे प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं तो हम वो जो उसका रिलीफ है वो तो पास ऑन कर ही नहीं सकेंगे लोगों तक, फिर हमें महंगा पेट्रोल ही बेचना पड़ेगा आने वाले दिनों में भी। हाँ, देखिए, वो डिपेंड करता है। प्राइसिंग जो होती है हमारी पिछले 7 दिन के एवरेज पे होती है। फिर कंपनीज ने अगर महंगा क्रूड मंगवाया है, आगे चल के अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस या रिफाइंड प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती हैं, तो वो प्राइसेस तो पिछले हफ्ते की एवरेज के हिसाब से ही बनती हैं। तो वो अगर डिक्लाइन होंगी तो उसका इम्पैक्ट पास ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर कंपनी ने महंगा लिया हुआ है और प्राइसेस गवर्नमेंट ने कम की, तो कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आप कह सकते हो। अच्छा, अब ये जो कंजम्पशन जो कम हुई है डीजल की 11% और पेट्रोल की 7%, इसकी वजह बढ़ती हुई कीमत है, लोगों की बाइंग पावर इससे डिस्टर्ब हुई है, या फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है कि इसकी डिमांड को कम किया जा सके, रात में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो सिर्फ, और दिन में ज़ाहिर है चूँकि एक मौसम का भी फैक्टर रहा, इस वक्त समर सीज़न है, तो ये सारी वजूहत मिलकर इसकी कंजम्पशन को कम कर रही हैं?
देखिए मेरा ख्याल है दोनों रीजन हैं। एक स्मार्ट लॉकडाउन का भी रीजन है और ओवरऑल डिमांड में भी कमी आई है, क्योंकि लोगों के परचेजिंग पावर पे भी इम्पैक्ट आया है। क्योंकि देखिए ना, जो 60-70% से अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली एक रैशनिंग सा एलिमेंट माइंड में आ जाता है। आप और मैं भी अगर हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी गाड़ी ना निकालें। तो मेरा ख्याल है ये ह्यूमन माइंडसेट भी है, दोनों तरफ से है। गवर्नमेंट के अपने इंटरवेंशन की वजह से भी कंट्रोल में कंजप्शन आई है, और दूसरा प्राइस बढ़ने की वजह से एक ह्यूमन रिएक्शन भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही। अच्छा, अब इस वक्त हमने देखा कि फ्राइडे को जब ये ऑयल प्राइसेस कम हुई तो जेट फ्यूल की कीमत 111 रुपये कम कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल और डीजल सिर्फ 5-5 रुपये की उसमें कमी हुई। तो ये इसको कैसे एनालिसिस आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी कि जेट फ्यूल जो कि ज़ाहिर क्वालिटी वाइज भी बेहतर होता है, उसकी इस वक्त प्राइस बहुत कम है और नॉर्मल पेट्रोल की प्राइस इस वक्त ज़्यादा है, तो ये सब्सिडी जो या लेवी या जो सारे टैक्सेस और वो हैं, वो उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता था इस वक्त क्रॉस सब्सिडी के तौर पर लेवी को अगर शिफ्ट किया जा सकता जेट फ्यूल की तरफ और यहाँ लोगों को थोड़ा रिलीफ दे दिया जाता? देखिए मैं आपको बताऊं, जो अगर जेट फ्यूल की बात कर रहे हो तो जेट फ्यूल तो एरोप्लेन्स के लिए होता है, एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो वो उस क्वांटिटी में सेल नहीं होता जिस क्वांटिटी में आपकी पेट्रोल और डीजल सेल्स होती हैं। और क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट, तो जेट फ्यूल पे अगर वो ड्यूटी बढ़ा भी देंगे तो भी देखें उस तरह से रेवेन्यू अचीव ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा जो कि हमने आईएमएफ की गाइडलाइंस में लिया हुआ है। द पॉइंट इज के हम 7 मिलियन टन डीजल, 7 मिलियन टन तक पेट्रोल सेल करते हैं। उनसे जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर पाएंगे वो हम जेट फ्यूल से नहीं कलेक्ट कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा ख्याल है यही रीजन है, जबकि हम पेट्रोल और डीजल में तो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। आप देखें जब डीजल पे गवर्नमेंट ने ठीक ठाक कम की थी प्राइसेस तो उसमें लेवी की बड़ी एडजस्टमेंट थी, पेट्रोल में भी लेवी की बड़ी एडजस्टमेंट चल रही होती है एट अ टाइम। ठीक है, या पेट्रोल पे ज्यादा होती है, डीजल पे ज्यादा होती है आजकल के हालात में, पहले तो इक्वल होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये पेट्रोल और डीजल स्पेसिफिक है। इसमें जो है एविएशन वो रेवेन्यू टारगेट गवर्नमेंट का अचीव ही नहीं कर सकती। और शेखर साहब, अब ये ज़ाहिर प्रेडिक्ट करना इस वक्त, कोई फोरकास्ट करना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन फिर भी अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है, या आने वाले 1 आध महीने में ये प्राइसेस वापस अपने डिक्लाइनिंग मोमेंटम की तरफ आएंगी, या अभी इन्होंने ये $95+ के अराउंड ही रहना है? नहीं देखा, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब इट्स जैसे आपने खुद ही कहा कि इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। 2 दिन प्राइसेस नीचे होती हैं, तीसरे दिन बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो वी शुड वेट। कोई ऐसा सिग्नल आता है कि रेजोल्यूशन ईरान और यूएस का अगर हो जाता है तो आई थिंक प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगी। इसके अलावा मेरा ख्याल है इट वुड बी वेरी वेरी स्पेकुलेटिव अगर हम कोई बात करें। लेकिन ये था कि अब ये $65 या $70 के अराउंड जहाँ से स्टार्ट हुई थी रेस होना, अब ये वहाँ तक जाना शायद बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है यस, क्योंकि प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा रिफाइनरीज को भी। यस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आशन हमारे साथ थैंक मौजूद थे, यू। डायरेक्टर रिसर्च टॉपलाइन सिक्योरिटीज़। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में आइंदा बजट 2026-27 से पहले कारोबारी हलकों और हुकूमत के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर हमने कुछ बैठकें देखी हैं और अपने प्रपोजल्स बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जमा करवाए गए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉरपोरेट टैक्स जैसे सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की जो शरह है उसमें नुमाया तौर पर कमी की जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ पर बढ़ता हुआ प्रेशर कम हो सके। बिजनेस कम्युनिटी का ये भी मौक़िफ़ है कि IMF प्रोग्राम के बाद लगाए गए नए टैक्सेस के साथ इजाफी विद होल्डिंग और GST में इजाफे से फ्यूल पर लगने वाली लेवीज़ ने इंडस्ट्रियल कॉस्ट में गैर मामूली इजाफा किया है। FECCI का कहना है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वक्त खित्ते के मुकाबले में कहीं ज़्यादा टैक्सेस के बोझ बर्दाश्त कर रही है। अब इंडस्ट्रीज़ पर ओवरऑल टैक्स बोझ बाज़ सूरतों में 36% या इससे भी ज़्यादा हो चुका है। इस सूरत हाल से नई इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुतासर हो रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर ख़ास तौर पर दबाव में है क्योंकि रिफंड में ताख़ीर के साथ विद होल्डिंग टैक्स और वर्किंग कैपिटल की कमी से एक्सपोर्टर्स की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा हसास तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ही बिजली और गैस की कीमतों के बाइस बढ़ चुकी है। IT सेक्टर ने भी पॉलिसी स्टेबिलिटी का मुतालबा किया है। FECCI ये चाहती है कि IT एक्सपोर्ट पर 0.25% टैक्स रेट 2035 तक बरकरार रखा जाए ताकि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल रहे। अब मौजूदा IT एक्सपोर्ट्स हमने ये देखा है कि तकरीबन $3.8 अरब रही, जबकि कैपेसिटी $10 अरब तक हमें बताई जाती है। ऑटो के साथ फिर सीमेंट और
इसके अलावा FMCG और फार्मा सेक्टर्स भी बढ़ते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस से मुतासिर हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट से कहते हैं कि हुकूमत फौरी रेवेन्यू टारगेट हासिल करने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने और इकॉनमी को डिजिटल करने, डॉक्यूमेंटेड बनाने पर भी तवज्जो दे। FPCCI ने सुपर टैक्स के मुकम्मल खात्मे के साथ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को 29% से 20% तक लाने और फिर SME की हद 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने के अलावा सैलरीड पर्सनस के लिए भी, सैलरीड क्लास के लिए भी टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ पेश की हैं। अब इन तजावीज़ पर हुकूमत कितनी कन्विंस है, क्या तवक्कुआत हैं FPCCI को, कौन कौन सी तजावीज़ पर इस बजट में रिलीफ मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फैयाज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो साकिब साहब ये कैसी कन्वर्सेशन रही है, गवर्नमेंट ने किस तरह इन प्रपोजल्स को लिया है और क्या कंसीडर भी करेंगे, कुछ रिलीफ की तवक्को हम रख सकते हैं? देखिए, हमारी कल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने अपनी बजट तजावीज़ जो हैं उनको पेश की। मेन जो हमारी बजट प्रपोजल में जो मेन फोकस था वो था एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही उधर से जो हमें फीडबैक आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनकी कॉस्ट कम है और इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमने मेन अपनी बजट प्रपोजल में भी और आने वाले बजट में उसको रखा। उनमें सबसे पहले हमारा मुतालबा था कि जो हमने सजेशन दिया है कि इसमें जो फाइनल टैक्स रेजीम है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जितनी आसानियां हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको एक्सपोर्टर्स को वो आसानियां दें, क्योंकि पहले ही एक्सपोर्टर्स जो है जो सबसे जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो है एनर्जी प्राइसेस की, और जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस इधर बढ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि अगर जो जंगी सूरत हाल है और गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं उसने, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना होगा क्या रीजन में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं कि नहीं बढ़ाई हैं। और उसमें क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम चीज़ों की कॉस्ट जो है वो ऊपर हो जाती है। तो हमने ये देखा कि हमारे रीजन में किसी ने भी जितनी प्राइसेस हमने 70 से 75% जो हैं वो पेट्रोल प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं, लेकिन हमारे रीजन में 2 से 15% तक सिर्फ बढ़ाई गई हैं। जो हमारे कंपेटिटर्स बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, वियतनाम, तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो कॉस्ट पहले ही जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो ये रोना रो रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो अब जो है उनकी कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को अब अगला बजट आ रहा है तो हमने यही फोकस किया और गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं हम कि एक्सपोर्टर्स की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे कम की जा सकती है। तो मेन फोकस उसी के ऊपर हमारा था। दूसरा जो हमारा एक्सपोर्ट जिसको अब में आगे हम लोग देख रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की बढ़ा सकती है वो है IT सेक्टर। तो IT सेक्टर को हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हमने मुतालबा किया और हमने ये मुतालबा किया कि इसको जो उसके ऊपर टैक्स है 0.25 जो कि हर साल जो है वो 2 साल 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो उसको जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत 2035 तक इसको 0.25% कर दिया जाए कि ताकि IT सेक्टर को मालूम हो और वो अपनी जो भी फिर पॉलिसी बनाए, जो भी अपना मैकेनिज्म बनाए कि ताकि जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्योंकि अभी भी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 3.8 बिलियन है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हौसला अफजा नहीं है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी भी पाकिस्तान के पास और बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। हमें इसकी पॉलिसी जो है हमें अच्छी देनी होगी, तो वो IT सेक्टर में एक हमें उम्मीद है कि उधर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर हमने सुपर टैक्स के हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट में पैमाए वो एक सुपर टैक्स जो था वो ऐड हो रहा था और उसका भी कंप्लीटली हमने मुतालबा किया कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए
और एटलीस्ट हमने फिर उनसे, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, हमने कहा अगर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसको भी नहीं कर सकते या बतदरीज करेंगे, तो हमने फिर ये उनको सजेशन दी कि कम से कम इंडस्ट्रीज के ऊपर से ऊपर टैक्स को हटा दिया जाए, तो इससे भी जो है हमारी कॉस्ट कम होगी। सही। तो ये इस किस्म की जो है हमारी सारी जो सजेशन है। और अच्छा साकिब साहब, ये तजवीज़ सारी आपकी बड़ी मुनासिब है। फाइनेंस मिनिस्टर चूंकि एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, एक बड़ा वसी तजुर्बा उनका बैंकिंग का है, तो इंडस्ट्री की मुश्किलात ज़ाहिर है बिल्कुल उस बैंकिंग सेक्टर से मुख्तलिफ होती हैं। समझते हैं वो ये मुश्किलात समझाने में आप लोग कामयाब रहे अपने केस को? ये देखिए, अब वो उनको भी ये इस ओहदे पे उनको भी काफी अरसा हो चुका है, हमारी काफी उनसे इंटरेक्शंस भी रही हैं, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अब जो है इसका पूरा इनको अदराक है और जो प्रॉब्लम है, और उन्होंने भी कहा कि अब हमने जो है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एक्सपोर्ट को हम लोग इस तरह कम कर सकते हैं IMF के प्रोग्राम में रहते हुए। एक्चुअली तो वो असल तो वहां से ही शुरू होती है कि जब हम कोई पॉलिसी बनाने जाते हैं और फिर IMF उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, और IMF जो है वो, अगर हम किसी सेक्टर को उसकी कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकती, कि जबकि पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर किसी भी सेक्टर को अगर हम लोगों ने सपोर्ट करना है या हम चाहते हैं कि वो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ लेकर आए, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है या उसको इंसेंटिव्स देती है। तो वो लेकिन मेरे ख्याल में फिर वो IMF की कंडीशन से कंट्राडिक्शन हो जाती है, तो वो नहीं दे पा रही। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट मिलके अगर उसका क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, और आगे बजट में, क्योंकि अभी हमने पेश किया, और अगर उनके उसके ऊपर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसको वो किसी चीज को जो है वो मानने की पोजीशन में नहीं, अगर हमारी किसी प्रपोजल को, तो मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठना चाहिए, और हमें जो है वो इसका कोई और वे आउट हम लोग देखें। लेकिन क्लोज कोऑर्डिनेशन से ये मुमकिन हो सकेगा। अगर सिर्फ हमने बजट पेश कर दिया, हमने सजेशन दे दी और गवर्नमेंट ने सुन ली, और फिर बजट में जो है वो उसको ना माना गया, तो मैं समझता हूँ कि अब इंडस्ट्री जो है इस बात की मुतम्मिल नहीं हो सकती कि उसकी किसी भी किस्म की कॉस्ट में इजाफा हो। ना सिर्फ कॉस्ट में इजाफा हो, बल्कि जब तक अब उसकी कॉस्ट में कमी नहीं आएगी, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है हो सकता है कि सीरियसली इफेक्ट करे, क्योंकि अब जो है हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम करनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब फैयाज साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी में बड़ी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सी फूड की एक्सपोर्ट ने पहली बार $50 करोड़ की हद अबूर कर ली है। अब ये पेशरफ पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के लिए बहुत ही अहम समझी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के मुताबिक ये फिस्कल ईयर ख़त्म होने से 46 दिन पहले ही टारगेट हासिल कर लिया गया है। अब इस कामयाबी में चाइना के साथ साथ थाईलैंड और नई रूसी मंडी तक रसाई ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में सी फूड की एक्सपोर्ट्स में खासा उतार चढ़ाव देखा है। फिस्कल ईयर 2022-23 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम 2,14,542 मैट्रिक टन था, जो अगले साल कम हुआ और ये 2,07,009 टन रह गया। तमाम 2024-25 में यानी अगले ही साल ये फिर बढ़ा और 2,42,484 टन तक पहुंचा। अब इससे ये जाहिर होता है कि ये सेक्टर दोबारा बहुत तेज़ी के साथ बहाल हो रहा है। चाइना इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और इस रवा माली साल के पहले 6 माह में चाइना ने तकरीबन $149.2 मिलियन की सी फूड इम्पोर्ट की हैं, जो कुल एक्सपोर्ट का तकरीबन 59% बनता है। थाईलैंड दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट सिर्फ $13 मिलियन रही हैं, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि यूरोपीय मार्केट में अभी काफ़ी मजीद गुंजाइश मौजूद है और इस मार्केट को बेहतर अंदाज से कैप्चर किया जा सकता है। फिर रूस को एक्सपोर्ट की इजाज़त मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित हो सकती है। पाकिस्तान की 16 कंपनीज रूस को समुद्री खुराक भेजने की मंजूरी हासिल कर चुकी हैं। अब हुक्काम ये कहते हैं कि सिर्फ रूसी मार्केट से ही सालाना तकरीबन $30 करोड़ तक
तक इनकम मुमकिन हो सकती है। अब रूस और चाइना दोनों मंडियों में झींगा, स्क्वैड, कटल फिश और आला मेयार की फ्रीज फिश की तलब बढ़ रही है और हुकूमत कोरंगी फिशरीज हार्बर में 100 एकड़ पर जदीद प्रोसेसिंग जोन कायम करने का इरादा भी रखती है। अब इस मंसूबे में कोल्ड स्टोरेज है, ब्लास्ट फ्रीजिंग है, आइस प्लांट्स हैं और एक्सपोर्ट ग्रेड पैकेजिंग भी शामिल होगी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को रॉ मटेरियल के बजाय वैल्यू एडेड मसनूआत बरामद करने में मदद दे सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कोल्ड चेन, तेज़ लॉजिस्टिक्स और मयारी पैकेजिंग और फिर आलमी मयार की ट्रेसेबिलिटी बेहतर कर ले तो अगले माली साल में ये एक्सपोर्ट $60 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, जबकि दरमियानी मुद्दत में $80 करोड़ का हदफ भी मुमकिन है। कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है और इस ब्लू इकॉनमी का ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्या इससे भी मज़ीद ज़्यादा तेज़ी मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे। फैसल इफ्तिखार साहब फॉर्मर CEO हैं, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम इससे पहले भी बात करते हैं कि ब्लू इकॉनमी बड़ा एक अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है और ख़ास तौर पर जो सी फूड की एक्सपोर्ट है इसका पोटेंशियल पाकिस्तान में कोई $2-3 अरब के अराउंड है, लेकिन अभी भी हमने $50 करोड़ का ये जो एक बेंचमार्क पास किया है। आगे इसमें ग्रोथ मजीद भी मुमकिन है? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये खैर वाकई बहुत बड़ा बेंचमार्क है जो हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि 500 के मार्क को पहुंचें। इवन दो अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, मार्च तक का डाटा अवेलेबल है, लेकिन आई एम श्योर मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है उन्होंने इससे ये कैलकुलेट किया है कि अभी तक कितना हो चुका है और 45-40 दिन के अंदर फाइनल आ जाएगा स्टेट बैंक का डाटा भी। आई एम श्योर कि ये हदफ ज़रूर हम पूरा कर लेंगे। बट इशू ये है कि और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहता हूँ, हम आमतौर पे तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पे, मगर ये क्रेडिट देना चाहिए कि वाहिद इस दफ़ा अंडर दी मिनिस्टरशिप ऑफ जुनैद साहब ये सारे डिपार्टमेंट्स वाकई बड़े फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स ओपन कर ली हैं जो पहले नहीं थी। जिस तरह रशिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है और गवर्नमेंट का यही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ एक्सपोर्टर्स को ताकि दे कैन स्प्रेड देयर विंग्स। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अमेरिका की मार्केट भी अगले 4 साल के लिए खुल गई, रशिया की मार्केट हमारे लिए हो गई, चाइना में कंपनीज ऐड होती जा रही हैं बड़ी तेज़ी से और वो मार्केट भी हमारे लिए और एक्सेसिबल होती जा रही है। बट हैविंग ऑल सेड ऑल दिस, ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है और हमारा सिर्फ हमारा ही नहीं, ग्लोबली सीज जो हैं वो ओवर फिशिंग की वजह से काफ़ी डिप्लीट हो चुके हैं स्टॉक्स। तो हमें अगर 1 बिलियन से बियॉन्ड जाना होगा या 1 बिलियन को भी क्रॉस करना होगा तो हमें प्रोडक्ट्स पैदा करनी पड़ेंगी। जिन कंट्रीज़ के हम नाम लेते हैं टॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं और एक्सपोर्टर्स जो हैं सी फूड में, वो 90% फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें श्रिम्प सबसे ऊपर है। तो पंजाब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, सिंध और बलूचिस्तान भी इस पे सोच रही है। तो जब तक हमारे पास माल नहीं होगा, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होगी, तो मार्जिन्स और ये जो टारगेट्स हैं ये अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। सही। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम नई प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फार्म करें, जो इनकी वैल्यू एडिशन होगी और फिर वो आगे एक्सपोर्ट हो सके। तो फैसल साहब, इस पर एक्वाकल्चर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इससे हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो तो नहीं मुतासर होगी एक नेचुरल प्रोडक्ट में और एक फार्म की प्रोडक्ट में, फिर उसमें क्वालिटी का कितना डिफरेंस होगा? देखिए, जो फार्म प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा फ्रेश होती है, बिकॉज यूजली फार्म से आधे घंटे के फासले पे ही प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते जा रहे हैं। जिस तरह भी ये कोरंगी फिश हार्बर को एनहेंस कर रहे हैं, उसमें और एरिया ऐड कर रहे हैं 100 एकर्स का आई हर्ड, और जिसमें वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को जगह देंगे। तो ज़्यादातर जो कोस्टल लाइन पे सिंध की फार्मिंग हो रही है, जो एक क्लस्टर डेवलप हो रहा है, घारों के पास भी, धाबी जी के पास भी क्लस्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, उनकी बड़ी आसानी से एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को। तो विद इन फ्यू आवर्स प्रोडक्ट हार्वेस्ट होने के बाद जो है फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, तो उसकी फ्रेशनेस तो बहुत ज़्यादा होती है। जो ये फिशिंग वेसल्स जाते हैं वो तो 7, 8 और 14 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके मुकाबले में जो फार्म प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा फ्रेश होती है और वो उसकी जो है क्वालिटी भी प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो फैक्ट्री में आके फ्रीज हो जाएगा तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है 1.5 साल तक होती है। अगर -40 में फ्रीज करके -18 में आप उसको स्टोर करें तो शेल्फ लाइफ इज 18 मंथ्स। तो ये फार्म मेकिंग पर, फार्म इन्वेस्टमेंट पर इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की हमारा तवज्जो है, उनका फोकस है, क्योंकि इसके लिए तो फिर हमें प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल तौर पर एक्टिव करना पड़ेगा। हुकूमत तो ज़ाहिर है सिर्फ पॉलिसी मेकिंग या प्रोसेसिंग जोन्स ही प्रोवाइड कर सकती है।
जी देखें, जो गवर्नमेंट ने अपना काम काफ़ी हद तक कर लिया है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में बड़ा सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। एक हमारी नेशनल रेजिड्यू कंट्रोल प्लान था जो एक मस्ट डॉक्यूमेंट है टू एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट। तो पहली दफ़ा इस दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि फार्म प्रोडक्ट तैयार नहीं थी, उससे पहले ये पॉलिसीज़ बन चुकी थी। और ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है कि जब चीज़ें आ जाती हैं फिर पता लगता है कि क्या लीगल फ्रेमवर्क्स अपनी जगह पे हैं या नहीं है। तो मैं ये भी क्रेडिट इस गवर्नमेंट को दूंगा कि इन्होंने टाइमली वो सारे लॉज पास कर लिए थे। और जब पिछले 2024 में पहली दफ़ा पंजाब ने श्रिम्प प्रोड्यूस किया, फार्म श्रिम्प, तो वो इजीली स्मूथली एक्सपोर्ट हो गया। फिर पिछले साल भी ऐसे ही हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों ने किया और वो जापान जैसी मार्केट तक श्रिम्प किया पाकिस्तान का जो फार्म श्रिम्प था। इस साल और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर हम जो बज़ सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बज़ है इस वक्त मार्केट में कि श्रिम्प फार्मिंग की जाए। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ को भी देख रही हैं और बलूचिस्तान और सिंध को भी देख रही हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगले आने वाले 1-2 सालों में आपको नज़र आएंगे जो स्पेसिफिकली श्रिम्प फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि पहली दफ़ा हिस्ट्री में 2024 के बाद पाकिस्तान में श्रिम्प का सीड भी अवेलेबल है। 2 कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, और फीड भी अवेलेबल है जो एक कंपनी थाई यूनियन के तरह से वहाँ बना रही है लाहौर में। तो फीड एंड सीड अवेलेबल है, और लैंड हमारे पास वैसे ही एम्पल है, अवेलेबल है, और सलाइन वाटर हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और मरीन वाटर भी है। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है कुछ सालों में। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा, और सडनली आप देखेंगे कि हम 2 बिलियन का मार्क बड़े जल्दी क्रॉस करेंगे। और ये भी हो सकता है कि शायद पंजाब एपी सेंटर बन जाए फिशरीज एक्सपोर्ट। और फैसल साहब, ये ज़ाहिर इस फार्मिंग के लिए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो लोकल लेवल पर या थोड़ा सा लोअर कैपिटल के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो छोटे फिशरमैन हैं, फिर उन पर तो इसका नहीं, इनके स्मॉल बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इसमें बड़ी कैपिटल की भी नहीं है। आप देखें, ये ऐसा स्ट्रक्चर है श्रिम्प फार्मिंग का कि जिसके पास 10 लाख है वो भी श्रिम्प फार्मिंग कर सकता है, और जिसके पास 10 करोड़ हैं या 1 अरब रुपए है वो भी श्रिम्प फार्मिंग कर सकता है। स्केल डिफरेंट हो जाता है। डेंसिटिंग, आप जिस डेंसिटी से श्रिम्प का बच्चा डालते हैं पॉन्ड में, वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पास आपके इलाके में बिजली नहीं है तो आप 1000 किलो भी श्रिम्प निकालेंगे तो 12 लाख की 2 क्रॉप्स आप निकाल सकते हैं 1 साल में। तो कोई भी फार्मर 1 एकड़ से 12 लाख की आज तक उसने फार्मिंग नहीं की, तो इसका कोई इम्पैक्ट मरीन पे नहीं पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि फिशरमैन की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग प्रोडक्ट लाइन है और ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन, तो वो उसका, क्योंकि श्रिम्प की स्पीशी फर्क है और वो डिफरेंट मार्केट में वो जाती है, और इसकी नेचुरली स्पीशी डिफरेंट है और ये डिफरेंट मार्केट को कैटर करती है। तो ये अपने ही जोन में ये सर्वाइव करते रहेंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि शायद मरीन लाइफ को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इस पे आएंगे, थोड़ा सा फार्मिंग पे आएंगे, तो थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। क्योंकि हमारे वैसे जो ओवर फिशिंग है, जिस तरह हमारे जो इस वक्त वेसल्स हैं वो हमारी स्पेसिफिकेशन और हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। एक स्टॉक असेसमेंट हुई थी जो FAO ने और पाकिस्तान ने की थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये था कि हमें 50% अपनी फिशिंग फ्लीट को कम करना, अगर हमने कोई ब्रीदिंग स्पेस देनी है, क्योंकि 80% ऑफ आवर स्टॉक्स हैव डिप्लीटेड। सही। तो ये समुंदर में ख़त्म हो रहे हैं जो फिश है ना, तो ये इसलिए आप देख रहे हैं जो फ्लक्चुएशन आती है हर साल, कभी 1 लाख टन बढ़ जाता है, कभी 1 लाख टन कम हो जाता है। तो ये वही फ्लक्चुएशन है कि जो सी है हमारी वो स्पेस मांग रही है, ब्रीदिंग स्पेस मांग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेस ऐसी मिलेगी जब फार्मिंग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल इफ्तिखार साहब, साबिक CEO फिशरी बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।